नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी सीएसआर के फेसबुक लाइव कार्यक्रम मिठास। मैं एस के पाठक, प्रसार अधिकारी, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो हमारा विषय है गन्ने के लाल सड़न रोग के संक्रमण के कारण और निवारण। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि लाल सड़न रोग के क्या कारण हैं, क्यों लाल सड़न रोग आता है और क्या उसके निवारण हैं, कैसे हम उसका समाधान करेंगे। मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि इस समय हम गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर के जो प्लांट पैथोलॉजी का ये ट्रायल है वहाँ पे हम खड़े हैं। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि कई बीमारियों की टेस्टिंग यहाँ पे होती है। जो भी वैरायटियाँ रिलीज होती हैं उनकी पहले टेस्टिंग यहाँ पे होती है। विशेष रूप से रेड राट की टेस्टिंग होती है। तो वहाँ पे हम खड़े हैं और आपको हम लाइव दिखाएंगे कि यहाँ पे रेड राट का जो पैथोजन होता है उसको एक तरह से गन्ने के तने में इंजेक्शन, आप इस तरीके से समझिए कि इंजेक्शन के द्वारा डाला जाता है और देखा जाता है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस कैपेसिटी है या नहीं है। तो इस विषय पर हम विस्तार से आपको चर्चा करेंगे, लाइव डेमो भी दिखाएंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के प्लांट पैथोलॉजिस्ट वैज्ञानिक डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह। अक्सर आपसे रूबरू होते रहते हैं गन्ने के कीड़े और बीमारियों के बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, यहीं से मेरा पहला सवाल है कि चूंकि हम लोग खड़े हैं यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी के ट्रायल में और यहाँ पे गन्ने की किस्में जब रिलीज होती हैं तो उससे पहले ये टेस्टिंग हम लोग करते हैं कि लाल सड़न रोग के प्रति ये प्रतिरोधी है या नहीं है। जब ये वैरायटी रेजिस्टेंट होती है तभी हम उसको रिलीज करते हैं। फिर बाद में ये कैसे रेड राट का इसमें संक्रमण हो जाता है, ये बहुत से लोगों के हमारे प्रश्न भी थे। लोग जानना भी चाहते हैं कि जब ये वैरायटियाँ रिलीज होती हैं उस समय इसकी टेस्टिंग होती है, फिर रेड राट कैसे आ जाता है। तो हम चाहेंगे इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। सभी किसान भाइयों को या गन्ने से जुड़े हुए अधिकारी या सभी इंडिविजुअल को मेरा सादर नमस्कार। मैं जैसा डॉक्टर पाठक जी ने क्वेश्चन है कि प्रश्न है जो कि ये वैरायटी रेड राट कैसे आता है, उसके क्या कारण है और उसके क्या निवारण है, इस पर चर्चा हम लोग करेंगे आधे घंटे के दौरान। शुरुआती अवस्था में बात करता हूँ। जो हमारे प्रजनक वैज्ञानिक लोग हैं, चाहे ब्रीडर वैज्ञानिक हैं, वो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, रोग प्रतिरोधी क्षमता की बात करें तो कई तरह से ये देखा जाता है। ब्रीडिंग के पर्पज भी है, ब्रीडिंग रेजिस्टेंस के नाम से भी एक टेक्निकल साइंटिफिक टर्म होता है, जो हमारे ब्रीडर होते हैं वो क्रॉस के थ्रू भी कुछ ऐसे रेजिस्टेंट ग्रो कर देते हैं। जो कुछ प्रोजेनी आते हैं, कुछ गन्ने के बच्चे जो आते हैं उसमें नेचुरली रेजिस्टेंट होता है, वो गन्ने उसमें रेड राट नहीं आता है। दूसरे बहुत सारे ऐसे उसकी सिस्टम है, बहुत सारे पद्धतियाँ हैं, चाहे मैकेनिकल रेजिस्टेंट की बात करें, मॉलिक्यूलर रेजिस्टेंट की बात करें, पैथोलॉजिकल रेजिस्टेंट की बात करें, तो 100 में फैक्टर्स होते हैं जिससे हम लोग टेस्टिंग करते हैं। लेकिन जो हमारे वर्तमान परिवेश में पूरे ऑल इंडिया में गन्ने के लिए, रेड राट के लिए रोधी गन्ने की किस्मों को रिलीज करने के लिए जो टेस्टिंग की जाती है हमारे उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद में, वो मूल रूप से रेड राट के जो काजल आर्गिजम है, जिसे हम फफूंदी जनित बीमारी होती है, और कोलेटोटाइकम फल्केटम एक फफूंदी है जिसकी वजह से रेड राट बीमारी आपके खेत में, आपके गन्ने में कहीं न कहीं से पनप जाती है। शुरुआती अवस्था में जब हम गन्ने की बीज को रिलीज करते हैं, उससे पीछे 10 साल की अगर इतिहास की हम बात करें तो जितने हमारे ब्रीडर वैज्ञानिक हैं, जो हमारे सहयोगी प्रजनक वैज्ञानिक होते हैं, वो अथक प्रयास और अथक मेहनत की वजह से अपने किस्मों को बाहर ले आते हैं और आपके खेतों पे इसको सामान्य कल्टीवेशन, सामान्य खेती के लिए रिलीज कराते हैं। उसके पीछे बहुत सारी ऐसी शर्तें भी होती हैं जिसको वो फॉलो करते हुए आगे रिलीज होती है। शर्तों में सबसे प्रमुख शर्त जो होती है कि रेड राट से रेजिस्टेंट होना आवश्यक होता है। अगर रेड राट, लाल सड़न रोग से ये प्रतिरोधी क्षमता रखता है कोई भी गन्ना किस्म, तो वो सामान्य खेती के लिए रिलीज हो जाती है, जो कि माननीय गन्ना आयुक्त महोदय के द्वारा रिलीज की जाती है। शुरुआती अवस्था में ये कैसे हम टेस्ट करते हैं कि ये रोग रोधी है या रोगग्राही है, इसमें रेड राट ज्यादा आ जाता है या रेड राट उसमें ससेप्टिबल हो जाता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम किसी फ्लास्क में, किसी बर्तन में, शीशे के बर्तन में रेड राट के स्पोर को सस्पेंसर बना लेते हैं। पानी जैसे बनाने के बाद ये जो गन्ना आप देख रहे हैं, इस गन्ने में जुलाई और अगस्त में, जो महीना ये चल रहा है, अगस्त के महीने में इंजेक्शन लेने के बाद, इंजेक्शन से यहाँ पे हम इंजेक्ट करते हैं कोलेटोटाइकम फल्केटम के जो स्पोर होते हैं, यहाँ के अंदर इंजेक्ट करके अंदर घुसा देते हैं और ऊपर से एक लेयर से कवर कर देते हैं, सील कर देते हैं, जिससे कि बाहर का कोई भी फफूंदी या कोई कीट इसके अंदर प्रवेश नहीं करता।
और इसे 2 महीने के लिए छोड़ देते हैं। 2 महीने के बाद हमें परिणाम पता चल जाता है कि इस वैरायटी में किसी भी रेड राट से रोग रोधी प्रतिरोधी क्षमता है अथवा ग्राही क्षमता है। तो 2 महीने बाद जब हम इसको चेक करते हैं तो गन्ना की किस्मों का पता चल जाता है कि इसमें रेड राट रेजिस्टेंट क्षमता होती है या रेड राट इसमें ससेप्टिबल है। अगर रेड राट रेजिस्टेंट है, उसी दशा में हमारे ब्रीडर भाई, हमारे ब्रीडर्स के जो साइंटिस्ट होते हैं, उस गन्ना किस्म को आगे सामान्य कल्टीवेशन के लिए किसान भाइयों के लिए रिलीज करा के उनको खेती के लिए प्रदान किया जाता है। जब हम शुरुआती अवस्था में इसकी टेस्ट कर लेते हैं, फिर ये कैसे, जैसा कि पाठक जी का यही मेरा सवाल था कि जब हम इतनी टेस्टिंग करते हैं तो फिर बाद में ये कैसे ये रेड राट बीमारी इसमें आ जाती है शुरुआती, क्या ये भी एक कारण है कि बहुत बड़े क्षेत्र में अगर कोई वैरायटी फैल जाती है तो उस वजह से, ये क्या रीजन है इसके? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एक लॉजिक प्रश्न है, क्योंकि किसान भाई अन्यथा समझ नहीं पाते। क्योंकि हमारा जब हम रिलीज करते हैं, एक बहुत ही वाजिब प्रश्न है कि जब हम वैरायटी को रिलीज किया, गन्ना किस्मों को रिलीज करके सामान्य कल्टीवेशन के लिए रिलीज किया, उसके ठीक 5 साल बाद या 10 साल बाद, एक समय अंतराल बाद फिर से वो रेड राट से ससेप्टिबल हो जाता है। ये कौन सी ऐसी उसमें गुण है रेड राट फफूंदी में कि उससे ससेप्टिबिलिटी उसमें आ जाता है, ग्राही क्षमता आ जाता है, रेड राट को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो वैरायटी, ये अगर साइंटिफिक टर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम वैराइटल ब्रेकडाउन कहते हैं। रेड राट के प्रति वैराइटल ब्रेकडाउन होता है जिसकी समयावधि हम निर्धारित नहीं कर सकते, यह संभव नहीं हो सकता है। हो सकता है वो वैरायटी 2 साल बाद भी ब्रेकडाउन हो, या हो सकता है 10 साल बाद भी वो ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो ये पीछे इसके रीजन क्या होता है? इसके रीजन बहुत सारे ऐसे सोर्स होते हैं जिसकी वजह से, अगर हम बात करें रेड राट के इनाकुलम की, रेड राट के कोलेटोट्राइकम फल्केटम इनाकुलम की, वो रहता कहाँ है, उसका घर कहाँ है? सामान्य किसान भाइयों को मैं बता दूं कि रेड राट के जो स्पोर होते हैं, जिसकी वजह से आप लाल लाल धब्बे गन्ने के तने के ऊपर देखते हैं, वो फफूंदियों का मूल रूप से आवास जमीन के अंदर ही होता है। और जमीन के अंदर आप सोचेंगे कि जमीन के अंदर फिर कहाँ रहता है, लेकिन मूल रूप से ये गन्ने के जो अवशेष होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गन्ने के जो रेजिडुअल पार्ट होते हैं, अवशेष होते हैं, कटाई के बाद जो बचे हुए पोर्शन होते हैं, उस अवशेष हम कहते हैं, उसके अंदर सॉइल, उसके अंदर रेड राट के इनाकुलम बहुत काफी महीनों तक सरवाइव करते हैं और उसमें जीवित रहते हैं। फिर सेम होस्ट अगर हम गन्ने की खेती करते हैं उसमें रेड राट आ जाता है। अगर हम वर्तमान परिवेश में एक किस्म की हम अगर बात करते हैं तो ये किस्म पूरे सब ट्रॉपिकल इंडिया में जो बहुतायत मात्रा में बोई जाती है। अगर यूपी कंडीशन की बात करते हैं तो 87% तक इसकी रकबा हो गई है, क्योंकि इसका रकबा इतना हो गया है। और रेड राट का जो नेचर होता है सॉइल में पाया जाता है, और सॉइल में पाने में एक इसके अंदर वेरिएशन की बहुत अच्छी क्षमता होती है, बहुत ही तगड़ी क्षमता होती है। इसमें वेरिएशन बड़ी तेजी से होता है। वेरिएशन को आप यूं समझे कि इसके अंदर भिन्नता बड़ी तेजी से हो जाती है। अभी रेड राट का इनाकुलम आप समझे कि पिछले अगर दशक की बात करें, पिछले वर्षों की बात करें तो कोजे 64, CO 1148, CO 767, CO 80, 92423, बहुत सारी अच्छी वैरायटियों को ये नुकसान पहुंचा चुका है रेड राट की वजह से। और उस समय इसका रकबा 92423 की अगर बात करते हैं तो यूपी में बहुत सारा रकबा बढ़ गया था, जिसकी वजह से जब होस्ट और रेड राट के इनाकुलम आपस में इंटरेक्शन होता है, आपस में मिलाप होता है, तो एक ऐसी और बार बार मिलाप होता है, जैसी कंडीशन यूपी कंडीशन में 87% रकबा अगर एक वैरायटी का हो गया है, चाहे वो CO 0238 वैरायटी है, अगर 87% रकबा हो गया तो कहीं ना कहीं इस वैरायटी का रेपुटेशन निश्चित रूप से होता होगा। यदि छोटे वर्ग का किसान है तो एक छोटे वर्ग के किसान का रेपुटेशन CO 238 का लगातार होगा। जब लगातार होगा तो वही होस्ट जो कि 238 को पहले रेजिस्टेंट के रूप में जाना जाता था, जब ये रिलीज हुई तो ये रेजिस्टेंट था, रोग रोधी क्षमता इसमें बहुत ज्यादा था उस CF फल्केटम के वजह से। जो पुराना CF फल्केटम के स्पोर थे, जब उससे हमने टेस्ट किया तो को 0238 उसमें रेजिस्टेंट शो कर रहा था, रोग रोधी प्रतिरोधी क्षमता उसमें बहुत ज्यादा था। और आज के डेट में भी जो पुराने हमारे रेड राट के आइसोलेट हैं, चाहे वो रेड राट के रेसेस की हम बात करें, तो आज के परिवेश में भी CO 0238 जो वैरायटी है, ये भी रोग प्रतिरोधी क्षमता उसके प्रति बहुत ज्यादा है। लेकिन ये मरी कैसे? जब इसका रकबा हम बढ़ाने लगे तो होस्ट और ये इनाकुलम के इंटरेक्शन के बीच में लगातार सेम इंटरेक्शन होता रहा है। आप इस बात को समझिएगा। कहने का तात्पर्य है डॉक्टर साहब कि ये क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि ये नेचुरल कंडीशन में हमारे सॉइल में हमेशा मौजूद रहता है? हाँ,
ये कह सकते हैं। और दूसरा, हमारे किसान भाई इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक बहुत अच्छा उदाहरण कोरोना का है। क्यों डॉक्टर साहब, पिछले साल जो कोरोना वायरस था और इस साल फिर उसने अपना एक तरह से स्वरूप बदला और फिर उसके और वेरिएंट आए और जो पहले जिनके अंदर रेजिस्टेंस कैपेसिटी थी उनको भी इस साल कोरोना हो गया। तो क्या इस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा ये उदाहरण है जो कि किसान भाई बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। जैसा डॉक्टर पाठक जी ने समझाया, ये कोरोना की जो एक तरह से वेरिएंट चेंज होते हैं, उसी तरह ये रेड राट के जो इनाकुलम है, सी फल्केटम जिसको हम कह रहे हैं, इसके स्पोर हैं काजल में, इसके अंदर आंतरिक बदलाव बहुत तेजी से होता है और होस्ट को देखते हुए होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा बदलाव करता है, हमेशा बदलाव ये नहीं करता। जब एक होस्ट लगातार आएगा तो एक तरह के प्रेशर बिल्डअप होता है उस रेड राट के इनाकुलम पे, और जब प्रेशर बिल्डअप होता है तो एक तरह से आप सामान्य भाषा में समझे, वो प्रेशर एक तरह से बैलून जैसे फूट जाता है। जब बैलून जैसे फूट जाएगा और उसी होस्ट के वजह से, उस होस्ट सेम होस्ट की वजह से धीरे धीरे ग्राही क्षमता उसमें उत्पन्न होने लगेगी और धीरे धीरे वैराइटल ब्रेकडाउन होने लगेगा। यही कारण है कि आज के डेट में यह CO0238 वैराइटल ब्रेकडाउन की तरफ अग्रसर है। और पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को छोड़ के, तो हर जगह वैराइटल ब्रेकडाउन हो रहा है ड्यू टू द अपीयरेंस ऑफ न्यू इमरजेंस ऑफ द न्यू पैथोटाइप। एक तरह का नया रेस है ये। नया रेस को यूं समझे, रेड राट के नया इनाकुलम है जो कि CO238 को मारने की क्षमता रखते हैं, किसी अन्य वैरायटी को मारने की क्षमता नहीं रखते हैं। आज के परिवेश में बहुत सारे किसान भाई, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि COS 8436 की खेती कर रहे हैं, लेकिन उसमें किसी भी तरह के रेड राट की बीमारी नहीं आ रही है, जबकि COS 8436 से बहुत पहले रेड राट आया था, आ चुका था, जिसकी वजह से इसकी ये वैरायटी छोड़ दिया गया था। चूंकि कोसा 8436 वैरायटी की रकबा हम लोग बहुत कम करते गए, जैसे जैसे रकबा को कम करते जाएंगे वैसे वैसे रेड राट के इनाकुलम का जो लोड है वो भी स्वतः ही कम होता जाएगा। और हो सकता है कि 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद यही 238 आपके खेत में फिर से घूम के आ जाए और फिर से इंडस्ट्री और किसानों को ये आर्थिक लाभ देना शुरू करेगा। लेकिन इन बीच के टाइम में क्या करना होगा, वैरायटी के लोड को कम करना होगा। और वैरायटी के लोड को कम करने के लिए वैराइटल डाइवर्सिटी क्रिएट करना होगा। इसमें बहुत सारे वैरायटी का आच्छादन करना पड़ेगा किसानों को। अन्य वैरायटियों को खेती करना आवश्यक होगा और 238 को रिप्लेस करने की आवश्यकता है, अन्यथा की दशा में दूसरे गन्ना किस्मों पे भी इसके ग्रहण छा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये डॉक्टर सुजीत जी ने बहुत ही बेहतर ढंग से आप लोगों को समझा दिया कारण के बारे में। जैसा कि हमारा आज का विषय था कि लाल सड़न रोग के कारण के बारे में बताने के लिए, और उसके बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताया कि क्या कारण है, जब वैरायटी जब रिलीज होती है, रेजिस्टेंट रहती है, उसके बाद फिर कैसे रेड राट आता है। अब डॉक्टर साहब हम आगे आपसे चर्चा करेंगे कि लक्षण की अगर हम बात करें, ये तो कारण की बात हो गई। सबसे पहला लक्षण अगर बात करें कि जैसा कि आपने बताया कि ये संक्रमित बीज द्वारा होता है और मृदा के द्वारा भी होता है, तो पहला लक्षण कैसे, कहाँ पे दिखाई पड़ता है, किस महीने में दिखाई पड़ता है, उसके बाद फिर जो द्वितीयक संक्रमण होता है, सेकेंडरी सिम्टम होता है, वो कैसे होता है, थोड़ा सा इसको आप, मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे खड़े भी हैं और लाल सड़न रोग का ये ट्रायल प्लाट भी है, तो हम लोग किसानों को दिखाने का प्रयास करेंगे इसमें कि लक्षण उनको दिखाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है डॉक्टर पाठक जी का। और रेड राट शुरुआती अवस्था में केवल 2 तरीके से आता है, पहला तो प्राथमिक संक्रमण, दूसरा द्वितीय संक्रमण, जैसा कि डॉक्टर पाठक जी ने कहा। और ये प्राथमिक संक्रमण रेड राट का 2 तरीके से आता है, ये भी 2 तरीके से आता है। पहला संक्रमित गन्ने की बुआई करने से, दूसरा संक्रमित मृदा की वजह से आता है। अगर हम बात करें रेड राट इनाकुलम की, तो मृदा में यदि किसी अवशेष का अभाव है, अवशेष नहीं है संक्रमित, तो मृदा में रेड राट के इनाकुलम बहुत दिन तक जीवित नहीं रह पाते और निश्चित रूप से ये 4 से 6 महीने में स्वतः नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि कोई उसमें इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिज पड़ा हुआ है, इन्फेक्टेड गन्ने का अवशेष पड़ा हुआ है, तो ये लंबी अवधि तक उसमें सर्वाइव करेगा। और फिर गन्ने की अगर हम बुआई करते हैं तो जो सिम्टम दिखाई देता है वो प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ रेड राट के सिम्टम होता है। और ये शुरुआती अवस्था में यदि किसान भाई मार्च महीना में बोता है या फरवरी महीना में गन्ने की बुआई करता है, तो संक्रमित गन्ने की बुआई करने की वजह से या संक्रमित मृदा की वजह से उसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं, माह अप्रैल में 30 दिन बाद जैसे ही गन्ने की 2 पत्तियां खुल के बाहर आती हैं, उसी समय रेड राट के प्राथमिक संक्रमण के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और लक्षण किस तरह से रहते हैं वो किसान भाई इस प्लाट में हमारे ये लाइव डेमो के माध्यम से समझेंगे।
शुरुआती अवस्था में जब गन्ना हमारा छोटा होता है उस अवस्था की बात कर रहा हूँ। अभी ये गन्ना चूंकि जुलाई का अगस्त का महीना आ गया है, इस वजह से यहाँ पे 5 फीट का गन्ना हो गया है। लेकिन जब छोटा गन्ना होता है, हाँ पहला लक्षण मैं बता दूं, जब छोटा गन्ना होता है तो अप्रैल महीने में ये जो बीज की पत्ती है, अभी इसमें चूंकि अगस्त का महीना है इसलिए बीज की पत्ती सूखी नहीं मिलेगी, जो ये बीज की पत्ती है माह अगस्त और मई में ये ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। अभी ये सूख जाएगी, यहाँ पे सूखा नहीं है, किसान भाई इसको समझेंगे क्योंकि ये अगस्त महीना चल रहा है और ये अप्रैल और मई के महीने में सूख जाएगा यदि इन्फेक्टेड गन्ने की हम बुआई करेंगे तो ये जब सूख जाएगा तो इसे हम धुरी संक्रमण जैसे रेड डॉट कहते हैं। ये कह लीजिए कि जो अंकुर बेधक लगता है उसमें जैसे बीज की गोंद सूख जाती है, सेम उसी तरीके से, सेम उसी तरह अंकुर बेधक के कीट के जो प्रभाव होता है, प्रकोप होता है, उसकी वजह से। बस अंतर क्या है, अंकुर बेधक में ये जब खींचेंगे बाहर की तरफ तो ये बड़ी आसानी से खींच जाता है और रेड रॉट के केस में ये नहीं खींच जाता है। धीरे धीरे जब जून का महीना आता है तो उसमें 2-3 4 5 पत्ती आ जाती है, तब रेड रॉट के सिम्टम आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जहाँ से ये लीफ शीथ हमारा टॉप पोर्शन पत्तियों से जुड़ा हुआ भाग है, वहीं से इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जहाँ के ये देखिए डार्क रेड ब्राउन कलर के आपको रेड रॉट के स्पॉट दिखाई देंगे और ये स्पॉट जम करके यहाँ से आप देखेंगे यहाँ, और ये जो कहा जाता है मोतियों की माला जैसे धब्बे दिखाई देंगे। सेम उसी तरह के लक्षण ये मिडरिप के मध्य सिरा पे दिखाई दे रहा है। ये मूल रूप से प्राथमिक संक्रमण है के लक्षण होते हैं जो कि अप्रैल मई जून में दिखाई देते हैं। और जब ये पीछे भी दिख रहा है और ये मध्य सिरा के पीछे भी, और ये लक्षण ऐसा नहीं है कि केवल अग्रभाग में दिखेगा, ये इसके पृष्ठ भाग में भी दिखेगा, जैसा कि लक्षण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये डार्क रेड कलर का दिखाई देगा और ये लक्षण पूरी तरह से एक तरह यूनिफॉर्म लक्षण होंगे, जिससे कि ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे ये पत्ती जब ऊपर की तरफ लक्षण पहुंच जाएगा, धीरे धीरे ये पत्ती ये सूखने लगेगी और पूरा का गन्ना ये स्टॉक है ये संक्रमित हो जाता है और धीरे धीरे पूरा गन्ना ये खत्म हो जाता है। लेकिन जब ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं किसान भाइयों को शुरुआती अवस्था में, चाहे वो मई का महीना हो या जून का महीना हो, तो जो हमारी पहले प्रिकॉशन कही गई है कि इसे उखाड़ के फेंक दें और उखाड़ के फेंकने के बाद इसमें ब्लीचिंग पाउडर का बुरकाव कर दें, क्योंकि उसके राइजोस्फीयर की बात करते हैं, रूट जोन की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे रेड रॉट के जो इनाकुलम है, चाहे वो सॉइल इनाकुलम के रूप में आया हो या सेट इनाकुलम के रूप में आया हो, वो मर जाएंगे। या इसके अलावा अगर केमिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 0.2% का घोल बना के, थायोफिनेट मेथिल का घोल बना के ड्रेंचिंग कर देंगे तो निश्चित रूप से उसके राइजोस्फीयर में जितने भी रेड रॉट के इनाकुलम पाए गए होंगे वो स्वतः नष्ट हो जाएंगे और उसके बगल में जो भी हेल्दी पौधा लगा रहेगा और वो स्वस्थ बना रहेगा। एक चीज़ और डॉक्टर साहब हम आगे बढ़ने से कहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो जिस तरीके से लाल लाल धब्बे यहाँ से दिखाई पड़ते हैं, कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये लाल धब्बा यहाँ बीच में दिखाई पड़ता है, यहाँ से ना दिखाई पड़ के ये बीच में धब्बा दिखाई पड़ता है। संभवतः अगर कोई पत्ती हो तो यहाँ पे बीच में दिखाई पड़ता है, जैसे यहाँ पे दिखाई पड़ेगा या यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि लाल सड़न के लक्षण ये है कि जब लीफ शीथ के पास से ही ये धब्बे दिखाई पड़ेंगे तभी वो लाल सड़न है। अगर बीच में यहाँ थोड़ा सा लाल दिखाई पड़ रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो उसका ये कभी कभी होता है कोई कीड़ा आया और रेंग करके चला गया या खा करके चला गया, तो उसकी वजह से आप इसमें देख सकते हैं। अब ये देखिए आप दूसरी पत्ती है, इसमें ये लाल सड़न नहीं है, क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, बड़ी इसको हम लाल सड़न नहीं बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न को रेड रॉट से नहीं जोड़ते हम लोग, ये स्किप भी हो जाती है। डॉक्टर पाठक जी ने उठाया है ये जो पत्ती है और बीच में आप देखेंगे लाल लाल दिख रहा है, तो कभी कभी किसान भाई इसको रेड रॉट समझ लेता है और रेड रॉट समझने के बाद उसमें थायोफिनेट मेथिल या किसी भी रेड रॉट से जो ट्रीटमेंट के उपचार होते हैं वो ट्रीटमेंट की दवाइयां डालने लगता है। तो ऐसी अवस्था में यदि रेड पैचेस दिखाई दे रहा हो या डार्क रेड भी दिखाई दे रहा हो, लेकिन उसमें शर्त यह है कि गन्ने के बीच में दिखाई देगा, मध्य सिरा हो सकता है टॉप पे दिखाई दे या बीच में दिखाई दे, हो सकता है यहाँ भी दिखाई दे। ये इसका जो कारण होता है ये एक्चुअली एक तरह का पिगमेंट है और ये पिगमेंट डेवलप हो जाता है यदि किसी भी तरह की, यहाँ पे एफिड कीट बहुत सारे होते हैं, एफिड कीट यहाँ पे अगर लग गई हो और डंक लगा दे या चिड़ियाओं की चोंच से डंक लग जाता है, तब भी कुछ दिन बाद देखेंगे इस पे पिगमेंट डेवलप हो जाएगा, तो साइनेट डेवलप हो जाएगा और पूरा का पूरा पत्ती का मध्य सिरा ये भाग ये लाल हो जाता है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे एबायोटिक स्ट्रेस की वजह से भी लाल हो जाता है। बायोटिक स्ट्रेस में बहुत सारे ऐसे चोटी बेधक कीट की सूढ़ी जो है इस मध्य सिरा से रेंग करके जाती है, तो चोटी बेधक की जो सूढ़ी होती है वो जो ये
मध्य सिरा छोटी छोटी होती है, न्यूनेट लार्वी जो होती हैं इस तरह के छोटे छोटे छेद कर देते हैं। तो उस तरह छेद करने के बाद भी ये पूरा पैच रेड कलर का हो जाता है। और जब रेड कलर का हो जाता है तो ऐसी अवस्था में किसान भाई ये न समझें कि हमारे खेत में रेड राट का आपतन आ गया है, और ऐसी अवस्था में किसी भी दवा का इस्तेमाल न करें, अन्यथा की दशा में किसी भी आर्थिक क्षति से वो महसूस करेंगे। दूसरा एक चीज और डॉक्टर साहब, उसमें ऐसी कंडीशन में पीछे की तरफ ये एकदम हरा रहेगा। बिल्कुल, अगर इस तरह से कंडीशन में ये पीछे की तरफ लालिमा नहीं दिखेगी, ये नहीं दिखेगी। इस तरह जरूर आप किसान भाई देख लें कि आगे की तरफ मध्य सिरा पे लालिमा के लाल धब्बे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बैक साइड में जब पृष्ठ भाग मध्य सिरा के देखेंगे इसमें किसी भी तरह के रेड पैच नहीं दिखाई देंगे। इससे स्पष्ट हो चुका है कि इसमें रेड राट के लक्षण नहीं है और इस गन्ने में रेड राट के सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब डॉक्टर साहब दूसरी ये तो शुरुआती लक्षण की बात हो गई। इसके बाद अगर हम जुलाई अगस्त की बात करते हैं, जो हम इस समय चल रहा है महीना जुलाई लास्ट में हम लोग हैं, तो जुलाई अगस्त में जो लक्षण, ये तो बात ये हो गई कि संक्रमित बीज की हमने बुआई की, उसके बाद ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब जुलाई अगस्त में कैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं इस समय, वर्तमान समय में अगर देखा जाए? अभी तो हम देख रहे थे कि इसके मध्य सिरा पे कैसे लक्षण थे। मध्य सिरा में आप डार्क रेड ब्राउन रेड कलर की आप देख रहे होंगे, ये मध्य सिरा के लक्षण हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और एक हैवी रेन हो जाती है, तो हैवी रेन होने की वजह से धीरे धीरे इसके द्वितीयक संक्रमण की उपलब्धता बढ़ती जाती है। और यही रेड राट के इनाकुलम जो होते हैं, रेन स्प्लेसेस की माध्यम से या इरिगेशन के माध्यम से, जो फ्लड इरिगेशन करते हैं या हैवी रेन के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह इसके कोनिडिया जंप कर जाएंगे। जब एक जगह से दूसरे जगह जंप कर जाएंगे तो इसके सेकेंडरी इन्फेक्शन क्रिएट हो जाते हैं। जब सेकेंडरी इन्फेक्शन क्रिएट होने लगता है, ये माह जुलाई के बाद दिखाई देता है, तो तीसरी और चौथी पत्ती, गन्ने की तीसरी और चौथी पत्ती पे दोनों किनारों पे लाल पीलापन दिखाई देगा, जैसे ये दिखाई दे रहा है। मैं किसान भाइयों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा दूं कि ये गन्ने की तीसरी पत्ती है। पहला ये पत्ती, दूसरा ये और तीसरा ये। तो तीसरी और अगर एक और पत्ती होती तो चौथी होती। तीसरी पत्ती के रेड राट के कारण संक्रमित गन्ने में आप देखेंगे दोनों किनारों पे ये पीलापन दिखाई दे रहा है, दोनों किनारों पे। और ये रेड राट के स्पष्ट लक्षण होते हैं जो कि थर्ड और फोर्थ लीफ पे दिखाई देते हैं। यदि इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो रेड राट इन्फेक्शन की पुष्टि करते हुए रेड राट से संबंधित मैनेजमेंट क्रियाओं को करना चाहिए, जिससे कि आपके इनाकुलम जो एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं वो न फैलें। जी, ये तो लक्षण की बात हो गई कि डॉक्टर साहब तीसरी और चौथी पत्ती के लक्षण। हालांकि अभी गन्ना बढ़ा नहीं है, तो हम गन्ने को फाड़ के अगर अब इसके बाद की जो अवस्था होती है, धीरे धीरे ये स्थिति आने के बाद पूरा अगोला सूख जाता है। पूरा अगोला ये टॉप जो है पूरा का पूरा ये टॉप सूख जाएगा, पूरा गन्ना सूखने लगता है। अगर अंदर फाड़ के देखते हैं, जो सामान्य किसान भाई जानते भी हैं इसके बारे में, व्यवहारिक लक्षण हैं, जो सफेद धब्बे दिखाई देंगे, लाल पैच हो जाता है, सिरके जैसे महक होती है, सारे किसान भाई या गन्ने से जुड़े अधिकारी सभी लोग इससे चित परिचित हो। तो ये तो लक्षण की बात हो गई कि क्या क्या लक्षण, शुरुआती लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब डॉक्टर साहब इसके बाद क्या इसके नियंत्रण, क्या उपाय हैं प्रबंधन के? अगर निवारण की बात करें तो क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे ये बीमारी ना आवे, और आने के बाद हमें क्या उपाय करने चाहिए? वर्तमान परिवेश में अगर हम शुरुआती अवस्था में कहें, इसका लोड बहुत हो गया वैरायटी का, तो सबसे पहला काम करेंगे वैरायटी लोड को हम कम करेंगे और दूसरी गन्ना किस्मों की बुआई करेंगे, चाहे वो दूसरी रोगरोधी गन्ना किस्म है उसकी बुआई करेंगे। यदि आप प्राइमरी आता शुरुआती अवस्था में, ये हमने पहले ही बता दिया कि ये सॉइल इनाकुलम की वजह से आता है और सेट इनाकुलम की वजह से आता है। अगर ये दोनों पे हमें आज काम करने की जरूरत है, प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ रेड राट पे, सेकेंडरी इन्फेक्शन पे हमें काम नहीं करने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। यदि हम प्राथमिक संक्रमण रेड राट को खत्म कर लिए तो निश्चित रूप से इसके द्वितीयक संक्रमण नहीं आएंगे। और प्राथमिक संक्रमण को बचने के लिए, इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले संक्रमित फ्री होना चाहिए आपका सेट। उसमें किसी भी तरह के लालिमा, किसी भी तरह के रेड राट के इनाकुलम नहीं होना चाहिए। उसके गन्ने की बुआई करेंगे और एक छोटा सा ब्लॉक जरूर तैयार करें, गन्ना की नर्सरी जरूर तैयार करें। और वो गन्ना की नर्सरी जब तैयार करेंगे किसान भाई, तो निश्चित रूप से डिजीज फ्री और इंसेक्ट फ्री होना चाहिए। क्योंकि ये छोटा ब्लॉक होगा तो उसकी निगरानी भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। यदि सिंगल गन्ने की आंख के गन्ने की बुआई करता है, सिंगल बड की बुआई करता है, तो जैसे हाथ में आप गन्ने के टुकड़े को लेते हो तो आप समझ जाओगे कि इसमें रेड राट के इन्फेक्शन है या इसमें कीट की इन्फेक्शन है या अथवा नहीं है। क्योंकि जैसे सूरदास समझ जाता है कि ये 5 रुपए का सिक्का है, उसी तरह रेड राट के इन्फेक्शन को भी आप देख के सिंगल टुकड़े को आप पहचान सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप डिजीज फ्री नर्सरी का तैयार करेंगे और इसको शोधन का, रासायनिक शोधन का भी आप काम करें। गन्ने के कटे हुए टुकड़े को थायोफिनेट मेथिल 0.1% का घोल बना के 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से रासायनिक शोधन कम से कम 5 से 10%
10 मिनट तक निश्चित रूप से करना चाहिए। इसके अलावा सेट ट्रीटमेंट डिवाइस जो कि वर्तमान परिवेश में गन्ने को ट्रीट करने की नई मशीन है, उसके माध्यम से भी गन्ने को ट्रीट कर ले, जिसमें वैक्यूम बेस ट्रीटमेंट उसमें सिस्टम बने रहते हैं। गन्ने के सेट के अंदर वैक्यूम को पहले ये नकारात्मक दबाव पे काम करता है, पहले प्रेशर को बाहर खींचता है, जिससे बाहर खींचेगा तो अंदर की चीज खाली हो जाएगी, फिर ये प्रेशर को अंदर दबा देता है, जिससे कि फफूंदी नाशक जो कि थायोप्रिनेट मेथिल होता है गन्ने के सेट के अंदर प्रभावित हो जाएगी। जब अंदर प्रभावित होगी तो जितने भी रेड रॉट के इनाकुलम अन्य किसी भी चूक से बच गए होंगे तो वो रेड रॉट के इनाकुलम मर जाएंगे, और जो नर्सरी आपकी तैयार होगी डिजीज फ्री रेड रॉट से फ्री नर्सरी तैयार होगी। फिर उन नर्सरी से गन्ने को मल्टीप्लाई करेंगे, अपने खेतों में बुआई करेंगे। पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा, यदि रेड रॉट के इन्फेक्शन माह अप्रैल में दिख जाते हैं या मई में दिख जाते हैं या जुलाई अगस्त में दिखते हैं शुरुआती अवस्था में, तो इसको समूचा समूल गन्ने को उखाड़ लेना चाहिए। उखाड़ने के बाद इस एरिया पे, नीचे वाले एरिया पे, जैसे हम एक गन्ना जैसे मैं उखाड़ के दिखाता हूं आपको, गन्ने को उखाड़ लिया तो ये सारे रेड रॉट के इन्फेक्शन वाले जोन है, इसको कहीं बाहर ले जाके इसको नष्ट कर देंगे, जला देंगे सूखने के बाद। और ये एरिया है, इसको खोदने के बाद इसमें ब्लीचिंग पाउडर 10 से 20 ग्राम डाल देंगे, जिससे कि सॉइल इनाकुलम जो कि यहाँ पे बिल्डअप हो चुका है, यहाँ पे बना हुआ है, वो मर जाएगा। और रासायनिक शोधन की यदि हम बात करते हैं तो 0.2% का घोल बनाएंगे, थायोफिनेट मेथिल किसी भी सिस्टेमिक फंजीसाइड का घोल बना के इस एरिया में पूरी तरह से भिगो देंगे, जिससे कि सॉइल इनाकुलम जो कि यहाँ पे बिल्डअप हो रहा था ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, जिससे कि जो हेल्दी केन है वो हेल्दी केन पे उसका प्रभाव नहीं होगा। तो इस तरह से सॉइल इनाकुलम को और इन्फेक्टेड सेट इनाकुलम को कैसे खत्म करें, ये इसकी क्रिया पद्धति को अपनाएगा तो निश्चित रूप से रेड रॉट के प्राथमिक संक्रमण से बचेगा। क्योंकि रेड रॉट के प्राथमिक संक्रमण से यदि आप किसान भाई जीत गए तो उसके सेकेंडरी इन्फेक्शन उसके खेत में कदापि नहीं आएगा। और कभी जब सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं आएगा तो जो उसके लॉसेज 100% तक हो जाते हैं वो लॉसेज नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि वर्तमान परिवेश में जितने भी ये चीजें दिखाई दे रही हैं, रेड रॉट के एपिडेमिक दिखाई दे रहे हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन की वजह से दिखाई दे रहा है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे से तीसरे में सर्वाइव कर रहा है और जा रहा है। और रेन और हैवी रेन की वजह से या फ्लड इरिगेशन की वजह से, अज्ञानता की वजह से ये सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। पूरे के पूरे इलाका में रेड रॉट का प्रकोप एपिडेमिक आ जाता है, जिसकी वजह से गन्ना बर्बाद हो जाता है और किसी भी तरह के लाभ का अर्जन किसान भाइयों को नहीं होता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर साहब ने बताई आप लोगों को कि पहला तो लक्षण क्या कारण है, उसके बाद कि लक्षण कब कब इसके आते हैं, कैसे लक्षण है, उसको हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया आपको, ताकि आप देखकर पहचान सकें। तमाम फोन आते हैं किसान भाइयों के और इसीलिए ये प्रयास किया गया कि आप स्वयं देख करके पहचान सकें रेड रॉट के क्या लक्षण हैं, और लक्षण आने के बाद किस तरीके से आप उनका निवारण कर सकते हैं, उसका बंधन कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं। इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें निकल के आई वो ये है कि वेराइटल लोड को कम करना। डॉक्टर साहब ने बताया कि वेराइटल लोड को हमें कम करना है। जो वैरायटी एक बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई है उसको हमें कम करना है, और अन्य जो अच्छी किस्में हैं जो उसके बराबर उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं, जैसे कोसा 13235 है, को लक्ष्य 14201 है, को 15023 है, अगेती किस्मों में ये बहुत अच्छी किस्में हैं जो आपको एक अच्छी पैदावार दे सकती हैं और चीनी मिलों को के लिए अच्छी रिकवरी भी दे सकती हैं। इसके अलावा मध्य देर से पकने वाली कई किस्में हैं, कोसा 13452 है, 9232 है, 8279, इनकी भी आप बुआई अवश्य करें। निश्चित रूप से हम सब मिल के काम करेंगे तो इस बीमारी को हम लोग रिप्लेस कर पाएंगे, इस बीमारी से हम निजात पाएंगे। साथियों, अब बरसात बहुत तेज़ी से यहाँ पे होने लगी, क्षमा चाहेंगे। अगले मंगलवार को पुनः हम मिलेंगे आपसे नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।